हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे पेप्टाइड्स की और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। बच्चों, पेप्टाइड्स क्या होता है? पहली चीज़ है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू अमाइनो एसिड्स फॉर्म्स पेप्टाइड्स, राइट। कम से कम दो और दो से ज़्यादा, जब दो अमाइनो एसिड्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड्स बनाते हैं। मतलब देखो, मान लो आपके पास दो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। दीज विल कंबाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड विल फॉर्म पेप्टाइड्स। क्योंकि वो पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं, इसीलिए उसे पेप्टाइड्स कहते हैं। जब ये बॉन्ड्स पेप्टाइड्स जो हैं उसमें 100 या 100 से ज़्यादा हो जाए, 100 और 1000 U, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स कंबाइनिंग टुगेदर, और इट कैन बी 1000 U। molecular mass of that compound is going to be called as proteins, करेक्ट। सो ध्यान रखें, अल्फा अमाइनो एसिड्स अगर दो या दो से ज़्यादा कंबाइन करें बाय पेप्टाइड बॉन्ड, दे विल फॉर्म पेप्टाइड्स। एंड 100 मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स और 1000 U विल फॉर्म प्रोटीन्स। उससे कम वालों को हम प्रोटीन नहीं बोलते। नाउ दीज पेप्टाइड्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। वन कैन बी डाईपेप्टाइड, यानी जैसे हम डाइसेक्राइड्स कर रहे थे, ठीक है। इट कैन बी ट्राईपेप्टाइड, यानी कि 3 अमाइनो एसिड कंबाइन करे। इट कैन बी टेट्रा एंड सो ऑन। इट कैन बी पॉली, राइट। सो दीज आर व्हाट इज द पेप्टाइड्स, यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। लेकिन अब ये बनते कैसे हैं? देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमने बात की थी कि इनके कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, इनके कॉम्बिनेशन फिक्स्ड हैं। लाइक ग्लाइसिन इज गोइंग टू कंबाइन विद एलानिन, एंड ग्लाइसिन सिस्टीन के साथ कंबाइन कर सकता है, एलानिन के साथ कंबाइन कर सकता है। लेकिन ये कंबाइन करेंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, ग्लाइसिन को एलानिन से कंबाइन करेंगे। अब हमें ग्लाइसिन का सिंपल फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्लाइसिन के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा और अल्फा कार्बन के ऊपर एक अमाइन लगा होगा, राइट। और बाकी क्या होंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ये क्या है? मेरे पास ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। अगर इसके एलानिन के साथ कंबाइन करें इसे, एलानिन में क्या डिफरेंस है? एक हाइड्रोजन की जगह एक अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, यानी मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए। सो बस हम इसे थोड़ा सा लिखेंगे कुछ इस तरह से कि इसका अमाइन जो है दैट कम्स क्लोजर टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। और ये रहा हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और ये रहा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। इसके स्ट्रक्चर में और भी कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ इस केस में होगा क्या? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है ना। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये OH एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से लिख दूँ तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। सो यहाँ से दोनों OH और ये हाइड्रोजन, दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, एंड देयर विल बी अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो क्या होगा? दिस कार्बोनिल ग्रुप इज गोइंग टू कंबाइन विद NH। सो ये क्या बन जाएगी? एक अमाइड बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, CH2 NH2, C डबल बॉन्ड O NH, C CH3, C डबल बॉन्ड O OH। नाउ कैन यू मेक आउट कि यहाँ पर देखो एक अमाइड बॉन्ड बन गई है। दिस इज दिस कार्बन एंड दिस नाइट्रोजन। सो यहाँ पर एक अमाइड बॉन्ड बन गई है, एंड दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज।
पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज। और जितने भी आपके प्रोटीन्स बनते हैं उनमें यही बॉन्ड बनती है। ऑब्वियसली अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन आउट, करेक्ट। और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन एलानिन डाइपेप्टाइड, एलानिन। और इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? GA डाइपेप्टाइड, ठीक, GA डाइपेप्टाइड। क्यों डाइपेप्टाइड? क्योंकि 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं, ग्लाइसिन और एलानिन, और इसी को हम लोग ग्लाइसिन एलानिन भी कहते हैं, जिसके अंदर ग्लाइसिन का ई आप हटा दोगे। सो इसका कॉमन, इसका नेम बन जाएगा ग्लाइसिन एलानाइन। ये एक प्रोटीन बन गया आपके पास, ग्लाइसिन एलानाइन। क्लियर होगी बात? पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो बच्चों, इंसुलिन एक ऐसी हार्मोन है विच कंटेन्स 51 अमीनो एसिड्स। फिफ्टी वन अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है इन केस ऑफ इंसुलिन, ठीक। यानी हमने पढ़ा था कि इंसुलिन में या तो 100 से ज़्यादा होने चाहिए या फिर 1000 U से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इसमें 100 अमीनो एसिड नहीं है तो येस, इट कैन बी टेकन एज एन अ सेपरेट प्रोटीन जिसके अंदर लेस देन 100 अमीनो एसिड है। बट जब हम इसका काउंट करेंगे तो इट विल बी कमिंग आउट मोर देन 1000 U, यानी दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है। पेप्टाइड बॉन्ड के कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, कि ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है। सबसे पहली चीज़, पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड एज अमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट। नंबर 1। नंबर 2, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास कुछ लोन पेयर हैं, करेक्ट। उसके बाद सिंगल डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर नाइट्रोजन के पास फिर लोन पेयर हैं, करेक्ट। इसका मतलब इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस बिकॉज ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कॉम्बिनेशन। देखो ध्यान से, देर इज अ लोन पेयर, देर इज अ डबल बॉन्ड, देर इज अ सिंगल बॉन्ड, एंड देन अगेन अ लोन पेयर। सो इस वजह से यहाँ पे रेजोनेंस हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलती है। नंबर 3, कार्बन इन दिस पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बन इन पेप्टाइड बॉन्ड is sp2 hybridized and nitrogen also is sp2 hybridized। यानी नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन sp2 ही आ रही है, sp3 नहीं है। इट इज़ दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीसरी बॉन्ड हाइड्रोजन की और एक लोन पेयर अवेलेबल है। So this is also sp2. So all bonds lie in same plane, trigonal planar, they all lie in the same plane, right? जरा देखें तो यूजुअली कैसे बॉन्ड बनती है। देखो NH2 CHR, यहाँ H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। अगर H हो तो ग्लाइसिन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, देन अगेन NH CH R dash C double bond OH. Let me just remove this oxygen, it is not there, right? So this is what an amide bond. So ध्यान से देखेंगे तो इसका हमारे पास क्या है, it is called as N-end amino acid, क्योंकि इसका नाइट्रोजन अभी भी हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन एंड अमाइन ग्रुप पूरा है। And what is this? This is the carboxylic end. This is called as carboxylic end और C end। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से कि यहाँ पर COOH पूरा है, यहाँ पर NH2 पूरा है, to combine or to form a bond. So this is called as N terminal, this is called as C terminal of the amino acid.
करेक्ट? दरअसल हुआ क्या है, यहां से जब पानी को आपने रिमूव किया है, ओके 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 ओके, नाउ अब देखो क्या होगा कि अगर तो हमने इस अमाइनो एसिड में से बनाना हो तो पानी को रिमूव करेंगे तो अमाइनो एसिड बन जाएगा। अगर ये दोनों कंबाइन करें, अलग अलग होते हैं, ये एसिड होता है ये अमाइन होता है, तो पानी निकालो तो अमाइनो एसिड बनता है, पानी डालो तो हमें वापस से उसके मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस मिल जाएगा, और अगर हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे प्रोटीन को तो आपको क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड मिल जाएगा। ठीक है? सो हम सिंपल सी बात ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड्स gives us amino acids, यहाँ पे आप करेंगे प्लस और यहाँ करेंगे माइनस, क्योंकि अगर आपने अमाइनो एसिड से पानी निकाला तो आपको ये पेप्टाइड लिंकेज मिल जाएगी। पेप्टाइड लिंकेज में पानी डाला, पानी डाला तो अमाइनो एसिड वापस मिल जाएगा। सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस and this is the dehydration. So अगर आप पानी निकाल रहे हो तो ये अमाइड्स बन जाएंगे, यानी पेप्टाइड्स बन जाएंगे। डिहाइड्रेशन करने पे पानी उसमें पेप्टाइड में डालेंगे तो आपको अमाइनो एसिड्स वापस मिल जाएंगे, यानी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड्स गिव्स अस अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड्स की डिहाइड्रेशन जो है वो आपको वापस देगी क्या, पेप्टाइड्स दे देती है। करेक्ट? आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। So let us understand the properties of these peptides. Number 1, in peptides, the terminal with free NH2 group or NH3 plus is called as N-end, and with free COOH group or COO negative end is called as C end. ठीक है? जिस तरफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा उसे हम कहेंगे C end, जिस तरफ अमाइन होंगे उसे हम कहेंगे N end. नंबर 2, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स इज बच्चों मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म्स अ पॉलीपेप्टाइड। 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड होने चाहिए। ठीक? अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, दीज आर कनेक्टेड, दीज अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट आर डैश, और जितने भी आर्स होते हैं आर एज अवे एज पॉसिबल, एज अवे एज पॉसिबल। वाई सो? आप समझ गए होंगे, टू रिड्यूस द स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने भी आर्स होंगे वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए, टू रिड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस। पॉज करके आप नोट कर लें। राइट? तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम करनी है, ताकि जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही ज़्यादा उस पेप्टाइड की स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पेप्टाइड ऑलवेज डोनेट OH from COOH, and next peptide donate H from NH2 end. तो पहला पेप्टाइड जब भी होगा वो आपको मिलेगा कैसे, एक का COOH जाएगा पहले वाले का, से पहले वाले से COOH कंबाइन करता है और सेकंड वाले से नेक्स्ट कंबाइन करता है NH2 ग्रुप। राइट? अब हमें पता है कि वहाँ पे रेजोनेंस होती है। एज रेजोनेंस टेक्स प्लेस along amide bond
we get trans configuration. We get trans configuration. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वहाँ पे किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, मोस्टली आस्क्ड इन कॉम्पिटिशन्स. ठीक है, तो प्लीज़ मार्क इट, मोस्टली आस्क्ड इन कॉम्पिटिशन्स. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बच्चों, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अभी हमें समझ में आ गया पेप्टाइड बॉन्ड बनती कैसे है, कौन से एंड से बनती है, किसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है और किसका अमाइन ग्रुप. अब हम बात करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. A polypeptide of more than 100 amino acids. कौन से amino acids? Alpha amino acids. More than 100 amino acids residue. Why we are calling it residue? क्योंकि पानी के निकलने के बाद जो बचता है, ठीक है, आफ्टर डिहाइड्रेशन पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम बोल रहे हैं रेजिड्यू. विद मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 AMU और D is called a protein. So प्रोटीन के लिए हमें क्या चाहिए? मॉलिकुलर मास शुड बी मोर देन 10 kD, किलो डी. सो ध्यान रखिए AMU हो या D हो, दोनों ही यूनिट आपकी प्रोटीन में यूज की जाती हैं. गाइस, शुरू के लेक्चर में एक छोटी सी करेक्शन कीजिएगा. पेप्टाइड्स जो हमने लिखा है इट इज़ 100 अमाइनो एसिड्स और 10,000 U. 10,000 U या फिर D और 10 kD एक ही बात है. और मैंने आपको पहले बोला है कि इंसुलिन सिर्फ 51 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, लेकिन फिर भी एक प्रोटीन होता है बिकॉज उसका मॉलिकुलर मास इज मोर देन 10,000 AMU. राइट नाउ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग इसकी शेप देखते हैं. क्या है प्रोटीन की? पहले शेप ऑफ प्रोटीन. बच्चों, प्रोटीन की शेप समझने के लिए हमें ये जानना है कि प्रोटीन का ये मॉलिक्यूलर शेप जो है वो दो तरीके का होता है. पहला कैसा होता है? फाइब्रस, जैसे हम धागे धागे देखते हैं. और दूसरा होता है ग्लोबुलर. ग्लोबुलर इज लाइक अ बॉल, मास ऑफ अ बॉल. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली फोल्डेड इनटू स्फेरिकल 3D शेप. एक गोल सी स्ट्रक्चर बन जाती है, लाइक एक गुच्छा हो जाता है. एंड फाइब्रस जो होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली थिन एंड फाइब्रस. These are called as long, thin, thread-like fibers. इसीलिए इनको फाइब्रस बोलते हैं. लेकिन इनका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? फोल्डेड इनटू अ स्फेरिकल 3D स्ट्रक्चर. जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो हमारे पास कैसा बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा. एक स्ट्रैंड मान लेते हैं ऐसा है आपके पास, दूसरा स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ उलझे हुए होते हैं, ऐसा मिल जाएगा. तीसरा स्ट्रैंड आपको कैसा मिल जाएगा? इनके साथ मिक्स यूं मिल जाएगा. सो इस तरह के थिन से स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज फाइब्रस स्ट्रक्चर्स. लेकिन अगर हम ग्लोबुलर की बात करें तो वो कैसे होंगे? दे विल बी लाइक इंटैंगल टू वन अनदर लाइक दिस. जब यही प्रोटीन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सो दे फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर. और इसे हम बोल देते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. राइट, गुच्छा होगा तो ग्लोबुलर, धागे जैसा होगा तो इट विल बी fibrous structure. And this each strand is actually the one molecule of protein fiber. राइट जैसे अगर हम देखें कि पहले ग्लाइसिन आ गया, उसके साथ एलेनिन जुड़ा है, एलिन के साथ मान लेते हैं सिस्टीन जुड़ा है, सिस्टीन के बाद हम मान लेते हैं टायरोसिन जुड़ा है. इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं. राइट जैसे अगर हम एग्जांपल देखें आपके हेयर में एक तरह का प्रोटीन ही तो होता है,
विच इज़ दैट कैरेटिन. अगर हम स्किन की बात करें तो वो क्या है, वो भी एक प्रोटीन है, लाइक कोलेजन. बोन में भी क्या है, कोलेजन है. ठीक है. अगर हम ग्लोबुलर की बात करें तो ग्लोबुलर हमें कहाँ मिलते हैं, हीमोग्लोब्यूलिन. देखो नाम में ही है ग्लोब्यूलिन, करेक्ट. सिमिलरली इंसुलिन भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं. एल्ब्यूमिन भी ग्लोबुलर प्रोटीन है. यहाँ तक कि आपके एंजाइम्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स, एंड दीज आर ऑल कॉल्ड एज द ग्लोबुलर प्रोटीन ऑल टुगेदर. सो जो गुच्छे की तरह हो वो ग्लोबुलर, जो धागे की तरह हो वो फाइब्रस. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सो इसको पॉज करके आप नोट कर लें. And let us look at are they soluble in water or not, and how they, what is the role. आपको पता ही है ये पानी में आपके ब्लड में घूमती हैं सब चीज़ें, सो दे आर वाटर सॉल्युबल. लेकिन हेयर, स्किन, बोन पानी में सॉल्युबल नहीं होती, these are insoluble. So fibrous are insoluble in water and globular are soluble. So right, fibrous solutions, fibrous protein जो होता है that is insoluble and globular is soluble. Now let us look at what is the role that they can play. सबसे पहली चीज़ बच्चों, हमें पता है कि दिस इज स्ट्रक्चरली ये सपोर्ट देते हैं. कैसे, हमें पता है कि कोलेजन जो होता है वो कहाँ मिलता है आपको. कोलेजन इज फाउंड इन बोन, कार्टिलेज, स्किन. ये सारे क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. दूसरा देखो आप कैरेटिन. कैरेटिन हमें कहाँ मिलता है, इन फिंगर नेल. आई मीन फिंगर नेल क्या, आपके टोज के अंदर जो है, टोज में भी आपको नेल कैरेटिन मिलेगा. एंड हेयर, इसीलिए आपने सुना होगा ना कैरेटिनेशन ऑफ हेयर. कैरेटिनेशन ऑफ हेयर, बालों में प्रोटीन कम हो गया है तो डायरेक्टली कैरेटिन लगा दो, इट विल गिव स्ट्रेंथ टू योर हेयर. सो दिस इज व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द स्ट्रक्चर. दूसरा आप ग्लोबुलर प्रोटीन का रोल देखेंगे तो दे हैव अ मेटाबॉलिक फंक्शन, दे हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म. दूसरा एंजाइम्स को देखो, एंजाइम इन all the organs, they are going to play a role. ठीक, in all the organisms and in all the organs they are playing a role. enzymes in all the organisms, right. दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन देखिए आप, एंड एंटीबॉडीज देखोगे, दे ऑल आर वर्किंग इन द सेम फैशन. सो मेटाबॉलिक एंजाइम्स, इसको आप इकट्ठा कर सकते हो. Metabolic enzymes in all the organisms, plasma protein, and even your what do you say, antibodies. जो आप अभी वैक्सीन्स भी लेते हैं, they are all proteins, globular proteins हैं. They work in the same manner. In same manner. फाइब्रस प्रोटीन में एक और एग्जाम्पल है आपके पास बच्चों, मायोसिन. मायोसिन कहाँ मिलता है हमें, मसल्स के अंदर, मसल फाइबर टिश्यू. ठीक है, मसल फाइबर के अंदर भी आपके पास जो प्रोटीन है वो कौन सा है, मायोसिन. एक और होता है एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन भी एक मसल प्रोटीन है. एक्टिन एंड मायोसिन टुगेदर दे हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर. सो बोथ आर फाउंड इन मसल्स. दिस इज ऑल्सो द फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस प्रोटीन. So in order to study the structure of protein, we study the structure of protein at different levels. मतलब लेवल्स का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि जो प्रोटीन होता है ना वो आप अपने आप में फोल्ड होके बनता है. प्रोटीन shape is formed by protein folding. फाइब्रस प्रोटीन को फोल्ड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी मिल जाएगा, टर्शरी मिल जाएगा. देखिए प्राइमरी प्रोटीन क्या करता है, कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट होता है टर्शरी में, और टर्शरी कन्वर्ट होता है क्वाटरनरी में. ठीक, दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हम जिन लेवल की बात करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. नाउ ईच level is being like just like a complex. Now gradually what is happening, complexity is increasing. This is the complex
increases at each level. कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस एट ईच लेवल, इसका मतलब टर्च क्वार्टरनी सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उससे कम कॉम्प्लेक्स है टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. तो इन लेवल्स को ज़रा एक बार देखते हैं कि क्या मतलब है इनका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का. तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसके अंदर आपको हमेशा मोनोमर मिलते हैं प्रोटीन्स के, मोनोमर ऑफ प्रोटीन. अब मोनोमर से मतलब क्या है, एक प्रोटीन, एक अल्फा अमाइनो एसिड दूसरे अल्फा अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होता चला जाता है टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रैंड और द फाइबर ऑफ अ प्रोटीन. जस्ट लाइक लुक एट इट. मान लेते हैं अपने पास क्या है, ल्यूसीन है. ठीक, ल्यूसीन का सिंबल क्या होता है, एल. कोड क्या है, एल. सिंबल इज LEU. ल्यूसीन कंबाइन करता है आपके पास लेट अस से सीरीन के साथ. सीरीन का सिंबल होता है बच्चों SER, पहले 3 अल्फ़ाबेट, एंड द कोड इज S. सीरीन के बाद वो कंबाइन कर लेता है लेट अस से विद वैलीन. वैलीन का साइन क्या होता है, कैपिटल V, एंड सिंबल इज VAL, फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट. देन इट कंबाइन विद लेट अस से ग्लाइसिन, सिंबल इज GLY एंड कोड इज G. उसके बाद मान लेते हैं वो कंबाइन किया प्रोलीन से. प्रोलीन का सिंबल PRO एंड कोड इज कैपिटल P. अगेन इट कंबाइन विद लेट अस से सीरीन. ठीक, और मान लेते हैं इट कीप्स ऑन कंबाइनिंग विद लेट अस से विद ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन का सिंबल होता है TRY एंड कोड इज W. राइट, ट्रिप्टोफैन. इस तरह से इट विल कीप ऑन कंबाइनिंग. अब हमें सारे के सारे नाम और सीक्वेंस तो याद नहीं रहेगी, करेक्ट. तो हम क्या करते हैं, हम सिंबल इसका सिंपल लिखेंगे अगर एग्जाम में आता है. A कंबाइन विद लेट अस B and combine with C, combine with D, combine with E, or it will keep on doing. So this is one single monomer of protein, क्योंकि एक के साथ एक जुड़ता चला जा रहा है, आपस में कहीं और बॉन्डिंग नहीं है. वन इज कंबाइनिंग विद सेकेंड, सेकेंड विद थर्ड, थर्ड विद फोर्थ, फोर्थ विद फिफ्थ. इट विल कीप ऑन कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल strand of protein, and this is called as the monomer of protein. And what are these? These bonds are called as peptide bonds. पेप्टाइड बॉन्ड्स या फिर पेप्टाइड लिंकेज. तो मैंने आपको बताया था जब प्रोटीन बनते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज से बनते हैं, जिसमें पहले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमाइन ग्रुप कंबाइन करता है. इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ से ध्यान से देखना, अगर इसका COOH ग्रुप कंबाइन करता है और इसका NH2 कंबाइन करेगा तो डेफिनेटली यहाँ क्या रह जाएगा, NH2. ये दोनों कंबाइन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे एंड दिस एंड विल बी COOH. तो इसका वैलीन का NH2 कंबाइन करेगा. वैलीन का COOH विल कंबाइन विद NH2 ऑफ ग्लाइसिन, यानी पहले का COOH और नेक्स्ट वाले का NH2 ग्रुप कंबाइन करेगा, करेक्ट. तो हम इसको किसी भी तरीके से बता सकते हैं. आप ऐसे भी लिख के बता सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर, इफ यू कैन रिमेंबर फ्यू नेम्स ऑफ इट, या फिर आप ABCD लिख सकते हो, जैसे आपको आसान लगे. सो दीज अल्फा अमाइनो एसिड्स आर connected clearly as straight chain. So primary structure कैसा होता है, straight chain structure होता है. ठीक, तो sequence of amino acids connected with peptide. So क्या लिखोगे, sequence of amino acids connected with peptide bonds in a straight chain is called primary structure of protein. सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जा रहे हैं. सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स कनेक्टेड विद पेप्टाइड बॉन्ड्स इन ए स्ट्रेट चेन इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर. सो यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए अमाइनो एसिड्स का, पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ वो अमाइनो एसिड कनेक्टेड होने चाहिए, एंड इट शुड बी कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन और अ स्ट्रेट चेन. आपस में इधर उधर नहीं जुड़ेंगे, एक के बाद एक चेन बनाएंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें. तो चलिए ज़रा एक एग्जाम्पल देखते हैं. हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ
हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन देखते हैं। अब ये मत कहना कि इंसुलिन तो ग्लोबुलर है, बिल्कुल ग्लोबुलर है। ग्लोबुलर में ही आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि वो ग्लोबुलर हैं। गुच्छा बनना है एक, तो वो बनेगा कैसे? मोनोमर के साथ ही बनने वाला। पहले पहले मोनोमर बनेंगे, फिर दोनों आपस में डिफरेंट मोनोमर्स विल कंबाइन टुगेदर। सो देखिए क्या बनने वाला है। लेट अस टेक अ सीक्वेंस। वी हैव, लेट अस से, यहाँ पे लेते हैं एन टर्मिनल। हमेशा एन टर्मिनल आपके लेफ्ट में रखिए एंड सी टर्मिनल आपके राइट में रखिए, बिकॉज वी नो कि जब भी पहला अमाइनो एसिड कंबाइन करेगा तो वो अपने COOH ग्रुप से कंबाइन करता है विद द NH2 ऑफ द सेकेंड अमाइनो एसिड। तो देखें ज़रा कैसे सिंबल यूज करते हैं हम लोग ग्लाइसिन का। देन ILE, व्हाट इज दिस? आइसोल्यूसिन कंबाइंस विद वैलिन, VAL। उसके बाद इट कंबाइंस विद GLU, ग्लूटामाइन। देन अगेन इट इज गोइंग टू कंबाइन विद combine, let us say GLU is for glutamic acid and GLN is for glutamine. ठीक, so glutamine, glutamic acid, glutamine, and then let us say we have cysteine, CYS, cysteine, and it will keep on moving। इस तरह से सीक्वेंस चलती जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट, सो मान लेते हैं एंड में हमारे पास सिस्टीन है एंड देन वी हैव ASN। व्हाट इज दिस ASN? इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करिएगा इसको। एस्पार्जिनिन। एस्पार्जिनिन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये हमारी बॉडी में मिलता है। ठीक, आइसोल्यूसिन इज ए असेंशियल अमाइनो एसिड, वी नीड टू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। सो लेट अस से इसके अंदर क्या है, हमारे पास 22 तरह की चेन होती हैं इस इंसुलिन के अंदर। पहली चेन बनती है विद 21 अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज चेन A, and chain B contains 30 amino acids. This is called as chain B. Now these two chains will combine together later on. So पहली बात हम देख लेते हैं, ये आपकी चेन A बन गई। चेन B में let us say we have leucine combining with cysteine, then it is combining with valine। चलिए यहाँ से कर लेते हैं, it is combining with valine, it is combining with फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन के लिए हम यूज़ करते हैं PHE एज अ सिंबल, और कोड क्या यूज़ करते हैं इसके लिए? F यूज़ किया जाता है। तो फिनाइल एलानिन, वैलिनिन, ल्यूसिन कंबाइनिंग विद सिस्टीन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अब देखो सिस्टीन और सिस्टीन के अंदर, सिस्टीन और सिस्टीन में हमेशा आपको एक बॉन्ड मिलती है एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट बॉन्ड। ये या तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है एंड यहाँ पे ही आपको मिलता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। सिस्टीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलता है इन केस ऑफ इंसुलिन। इसकी दोनों चेन्स, यानी कि ये चेन B है आपके पास, ये चेन A है which is of 21 amino acid. Now these two chains are combined together with cysteine having a hydrogen bond or the disulfide bond. Now this is also a primary structure, this is also a primary structure और the monomer। तो ध्यान रखिएगा चेन A और चेन B में कितने अमाइनो एसिड हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। How many amino acids are there in chain A of insulin and how many amino acids are there in chain B of insulin? तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, सिस्टीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है, विच इज गोइंग टू कीप दीज टू चेन्स टुगेदर टू फॉर्म अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। सो चेन A इंसुलिन की एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, चेन B दूसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। दोनों ही कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनती है बच्चों दो चेन के बीच में, यानी कि दो फाइबर्स के बीच में, देन इट बिकम्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया दैट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? ये सिंगल चेन्स A एंड B आर दी प्राइमरी चेन्स, ठीक है जी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है दैट देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, there is a particular sequence of amino acids. Number 2, it may contain, primary structure may contain
मोर देन वन चेन। तो जैसे हमने इंसुलिन में देखा, दो चेन्स है हमारे पास। सो इंसुलिन के अंदर दो प्राइमरी चेन्स बनती हैं या प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर दो चेन आपके पास मिल सकती हैं। जब लेकिन आपस में जुड़ेंगे वो, देन इट विल बिकम अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो देखिए ज़रा, अब हम बात करते हैं ज़रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ primary structure, right? And secondary structure describes shape of protein, in which polypeptide chain can exist. सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि प्रोटीन जो है वो और किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखेंगे अगर हम लोग, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चों दो तरीके का होता है। इट कैन कंबाइन इन टू डिफरेंट फैशंस। कौन कौन सा है? नंबर वन इज दी हेलिक्स, जिसे हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक, अगर हम हेलिकल की बात करें तो लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट द हेलिकल स्ट्रक्चर। सो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो लुक एट दिस। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक शीट है, ठीक है, मूविंग लाइक दिस। देन दिस इज द शीट मूविंग लाइक दिस, देन अनदर वन मूविंग लाइक दिस, राइट। कैन यू सी दैट? अब एक सिंपल फीता जैसे रिबन होता है, कुछ वैसा सा स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पास, रिबन जैसा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज दी हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं जरा प्लीटेड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो प्लीटेड स्ट्रक्चर है, जस्ट वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, लाइक दिस। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो, आपने बचपन में ड्राइंग्स बनाई होंगी जिसके अंदर आपने कुछ पहाड़ बनाए होंगे, ये कुछ वैसा सा ही स्ट्रक्चर है। सो लुक एट दिस, I just keep one empty and one filled. So आप समझ सकते हैं, दिस इज द प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा ऑफ बीटा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन्स। अब इसके अंदर आपके पास बॉन्ड्स कैसे बनती हैं? देखो, जिसके पास सल्फर होगा वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देगा, जिसके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो आपको पता है कि अपने पास कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास क्या रहता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रहता है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ होगा क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी। सो यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेटस से यहाँ हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी। सो इट विल कीप ऑन, लाइक मैं सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रही हूँ। सो यू कैन जस्ट ईजिली आइडेंटिफाई कि एक के पास ऑक्सीजन है और एक के पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रही हैं, राइट। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें अल्फा बीटा प्लेटेड में भी मिलता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर बॉन्ड्स या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ बनती है? FON में, मोस्ट ऑफ द टाइम FON के साथ हाइड्रोजन का, एंड ऑल्सो विद सल्फर। तो आपको इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। सो सिंपल ध्यान रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा? इट इज बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन N। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे R लगा लेते हैं, यहाँ पे R लगाते हैं,
और इन दोनों के बीच में यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फिक्स हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये क्या था, एक पेप्टाइड बॉन्ड थी, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन पड़ा है, एक में हाइड्रोजन पड़ा है, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड बनी थी। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना था, C डबल बॉन्ड O N एंड H, करेक्ट। अब देखो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन नहीं बॉन्ड बना रहे, बना सकते हैं बट यहाँ पर इनकी बॉन्ड नहीं बन रही, लेकिन जो रनिंग पैरेलल चेन होगी, लेट अस से यहाँ पर एक पैरेलल चेन बन रही है। ठीक है, लाइक दिस। तो इस हाइड्रोजन के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगी, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली लेट अस से एक प्रोटीन ये रहा, एक प्रोटीन ये है, एक ये है, एक ये है, E एंड F मान लेते हैं। ठीक है जी, कोड्स मिल गए हमें। अब मान लेते हैं कि B के पास डबल बॉन्ड O था और नीचे कोई और मॉलिक्यूल है, उसके पास यहाँ हाइड्रोजन था, तो क्या होगा, इन दोनों में बॉन्ड बनेगी ऑल द एट द सेम टाइम। लेट अस से कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ये एक पैरेलल चेन रन कर रही है, इसके पास हाइड्रोजन है, सो इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी गेट दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये 2D प्लेस में हमें मिलती है, इसीलिए प्लेट्स बन रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर होता तो ये प्लेट यूं बन जाएगी, इट विल फोल्ड लाइक दिस। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, तो दैट इज वाई दे आर फोल्डिंग लाइक दिस। तो यहाँ वाली जो बॉन्ड है हाइड्रोजन मान लें, अगर ये होगी तो प्लीट यूं बन जाएगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बन रहा है तो प्लीट्स ऐसे फोल्ड हो जाएंगे जैसे आपको दिखाई है। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 2D प्लेट्स। ठीक है जी, जरा एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा, और अगर आप समझ सकें तो। ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, एक बीटा प्लीटेड प्रोटीन ये रहा। ठीक है, अब चलिए इसको भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखो, यही प्रोटीन है, बीटा प्रोटीन है, फोल्ड हो गया क्योंकि जगह कम है, फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के बाद मान लेते हैं इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास हाइड्रोजन था, तो देखो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो देखो इन दोनों के बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एक ही बीटा प्लीटेड प्रोटीन है, एक ही बीटा प्लीटेड प्रोटीन है, वो आपस में फोल्ड होकर अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगा है। ठीक है, सो दिस इज गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड नाउ, गेटिंग माई पॉइंट। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है बच्चों, दैट इज इन अल्फा हेलिक्स all possible proteins, all possible hydrogen bonds are formed to give right hand screw helix। तो अगर आपको मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक याद है, राइट हैंड थंब रूल, तो बस कुछ वैसा ही है कि अगर आप, ये आपके पास एक प्रोटीन है, सो इसकी वाइंडिंग अब कुछ इस तरह से होगी that you will get a right hand thumb screw like this। ठीक है, तो हेलिक्स जो है वो यूं घूमेगा। ठीक, it is going to screw like the right hand। पॉज करके आप नोट कर लें, इट हैज टू स्क्रू लाइक दिस। एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये आपका स्क्रू रहा, तो चलिए दैट विल बी अ बेटर पॉइंट वे टू राइट इट डाउन रादर देन दिस, जस्ट क्रॉस दिस वन, दिस इज अ बेटर प्लेस। ठीक है, ये इस तरह से स्क्रू हो जाएगा। Right, then in beta plated structure, all peptide chains are stretched out to nearly maximum extinction, and then
laid side by side, held together by हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ जहाँ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अवेलेबल है, जहाँ सल्फर अवेलेबल होगा वहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगी। जैसे सिस्टीन, सिस्टीन में आपके पास सल्फर मॉलिक्यूल रहता है। अगर आप ध्यान से उसका स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, जस्ट लाइक लुक एट इट दिस वन, सिस्टीन के अंदर SH है, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। मिथियोनिन में सल्फर है, इट इज गोइंग टू फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए हमने बोला या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगी। जहाँ जहाँ सल्फर अवेलेबल होगा वहाँ वहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, सो 90% केसेस में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है क्योंकि सल्फर आपके पास बहुत ही कम अमाइनो एसिड्स में है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्शरी स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि फर्दर बॉन्डिंग, फर्दर फोल्डिंग हो जाएगी। सो दिस टर्शरी स्ट्रक्चर एक्चुअली डिस्क्राइब्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास ये एक गुच्छा सा है कुछ प्रोटीन्स का। ठीक है, और इसके अंदर एक और स्ट्रैंड पड़ा है, सेकेंडरी स्ट्रैंड जो कंबाइन किए हुए हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके पास अंदर ही एक और ग्लोबुलर प्रोटीन पड़ा है, जस्ट लाइक एक आयरन का मॉलिक्यूल पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर which is totally formed in a 3D structure. This red one is the secondary structure. So कुछ secondary part पड़ा है, कुछ tertiary part पड़ा है, because they are combining yet combining, और बीच में आपके पास iron पड़ा है. So this is the structure of the polyphyrin. Porphyrin, this is the ring जो इसमें आपको iron की दिख रही है, that ring surrounding iron. आप समझ रहे हो, ये बीच में जो गोला सा है नीले रंग का, चलो इसको नीला कर लेते हैं, दिस इज द आयरन। उसके अराउंड एक रिंग है, दिस रिंग, दिस इज कॉल्ड एज पोरफायरिन स्ट्रक्चर। एटम इज कॉल्ड पोरफायरिन सिस्टम और द सिस्टम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पोरफायरिन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा गुच्छा बन जाता है जिसमें से आयरन का पार्टिकल जो है ना वो निकल ही नहीं पाता, वहीं पर अटक जाता है। सो दिस इज व्हाट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वुंडेड अराउंड टू गिव द टर्शरी स्ट्रक्चर। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम एक दूसरे के साथ उलझा देते हैं तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर देता है। सो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप सीधा सीधा से लिख सकते हो दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर of protein is wounded around to give tertiary structure. ठीक, सो सिंपल सा स्ट्रक्चर था। क्वाटरनरी देख लेते हैं अब इसके बाद हम फटाफट से। सो क्वाटरनरी क्या है, बहुत सारे टर्शरी को मिला के इकट्ठा जोड़ दो, you will get quaternary structure. Now this quaternary structure actually is like conformation of tertiary structure. मतलब ये कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन है बच्चों that quaternary structure describes different tertiary structures in a particular spatial arrangement. स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस के अंदर वो किस तरह से अरेंज्ड है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, दैट इज गिवन बाय द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है बात, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए, सिंपल ध्यान रखिए कि टर्शरी स्ट्रक्चर जब आप आपस में जुड़ जाते हैं,
बाय डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो वो एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाते हैं which has a specific orientation in space, and that structure is called as the tertiary structure. Correct? A quaternary structure. ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लें and let us just do the few examples of this tertiary structure, a quaternary structure. जैसे अगर हम लोग ह्यूमन इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन के अंदर होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स एंड दे फॉर्म अ हेक्सामर. ठीक, सिमिलरली अगर हम हीमोग्लोबुलिन की बात करें, सो इट फॉर्म्स अ टेट्रामर. ठीक है, जैसे हमने बात की थी ना पॉलीमर की, पॉलीमर क्या होते हैं, मोर देन 10 पॉलीपेप्टाइड्स सम सॉर्ट ऑफ. तो हेक्सामर एंड टेट्रामर ये बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड होते हैं ये आपस में. सम प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय 2 or more polypeptide chains called subunits. ठीक है, जैसे हमने इंसुलिन के अंदर देखा था क्या था, हमारे पास चेन ए एंड चेन बी. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज सब यूनिट. सो चेन ए इज वन यूनिट, अनदर वन इज अनदर यूनिट. ठीक है, तो स्पेशियल अरेंजमेंट of subunits with respect to each other is called quaternary structure of protein. That's all we have to understand about the structure of protein. Next topic बच्चों हम जो देखेंगे in our next class, that is the denaturation of protein. हम denaturation of protein की बात करेंगे and at the same time we will be talking about DNA and RNA. So till then, take care, keep smiling and keep studying. Goodbye.